अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक पोम को। तो जो जॉनरा है वो पोम है जिसे लिखा था कमला दास ने। तो आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो द सनशाइन कैट है जिसे लिखा था कमला दास ने। कमला दास एक इंडियन राइटर थी जिन्होंने बिना किसी खौफ के ओपनली और फ्रैंकली अपने सेक्सुअल जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में लिखा। कमला से पहले उनके दौर में इंडिया में औरतों को लिखने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन कमला ने ना सिर्फ अपने इस रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म किया बल्कि उन्होंने बहुत ही बोल्ड अंदाज में लिखा। उन्होंने अपनी राइटिंग में बहुत ही बोल्ड अल्फाज का इस्तेमाल किया है। उनकी बर्थ एक पढ़ी लिखी फैमिली में थी, उनकी वालदा भी एक पोइट्रेस थी, लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। उनके पेरेंट्स उनको उनके काले रंग की वजह से जो है वो टॉर्चर किया करते थे। ये सिर्फ़ एक औरत थी, सिर्फ इस वजह से इनको लिखने पर पाबंदी थी। ख़ास तौर पर उनके इंग्लिश में लिखने पर क्रिटिसाइज़ किया गया। उन्हें ये सुनने को मिला था कि ये कॉलोनियलिस्ट की ज़ुबान है और ये उनकी ज़ुबान में जो है वो लिटरेचर लिखती है और इसे लिखना नहीं चाहिए etc। उन्होंने नॉवेल्स भी लिखे और शॉर्ट स्टोरी भी लिखी और उसके साथ साथ पोम भी। हम उनके वर्क्स को ऑटोबायोग्राफ कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उनके वर्क्स में उन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाला है, अपने बारे में लिखा है और अपनी जो है वो डिज़ायर्स को भी अपने वर्क्स के अंदर लिखा है। ये अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को अपने वर्क में बयान करती है। सिर्फ 15 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई और वो जिनसे शादी हुई थी वो एक बैंक मैनेजर था। शादी के बाद उनकी लाइफ और भी बुरी हो गई, क्योंकि कमला को एक मोहब्बत करने वाला इंसान चाहिए था, जबकि वो एक जो है वो फ़िज़िकल लवर इंसान था। वो जस्टिस से अपनी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा किया करता। उनको इस बात की कोई फ़िक्र नहीं थी कि उनकी वाइफ को भी उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है या नहीं है। वो जस्ट अपना एक टाइम गुजारता और बस। इम्पॉर्टेंट वर्क्स की और बात करें कमला दास की, तो वैसे तो कमला ने बेशुमार जो है वो वर्क्स लिखे हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही वर्क्स को मेंशन करेंगे। तो जो उनकी कलेक्शन थी जिनके अंदर बहुत सारी पोइट्री जो है वो पोम्स करके गया था, तो उसको थी समर इन कोलकाता, जिसे 1965 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद द डिसेंडेंट 1967, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोम्स, ये कलेक्शन थी। उसके बाद अ डॉल फॉर चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट और पद्मावती एंड हेलोट, इसे 1962 में पब्लिश किया गया था। कमला ज़्यादातर अपनी जो है वो कंट्रोवर्शियल राइटिंग की वजह से जो फेमस हैं। उन्होंने जो पैट्रियार्कल जो कन्वेंशन थी उनको चैलेंज किया। पैट्रियार्कल सोसाइटीज़ के अंदर जो है वो वुमेंस के लिए जो नॉर्म्स थे, जो ट्रेडिशंस थी, जो वैल्यूज़ थी सेट की हुई थी, जो सोसाइटी के नॉर्म्स थे, उनको चैलेंज किया और उसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाई और वुमेन को सपोर्ट किया और वुमेन के लिए एक इंस्पायरेशन बनी। अगर हम इंट्रोडक्शन देखें तो इस पोम में राइटर एक वुमेन की मिज़रेबल कंडीशन को बयान कर रही हैं। वो बयान कर रही हैं कि किस तरह उसको पूरी ज़िंदगी रियल लव ना मिल सका। राइटर इस पोम के थ्रू मर्दों को भी क्रिटिसाइज़ करती हैं और बताती हैं कि मर्दों के लिए वुमेन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट है। मर्द को कभी भी वुमन से अटैचमेंट या आसान लफ्ज़ों में सच्ची मोहब्बत नहीं हो सकती, फिर चाहे वो उसके साथ जो है वो फ़िज़िकल नीड्स को पूरा ही क्यों ना कर ले। इस पोम में राइटर अपने हस्बैंड और अपने लवर्स को क्रिटिसाइज़ करती हुई नज़र आती है। वो बताती है कि किस तरह जो है वो उन्होंने सिर्फ अपने लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल किया है। जब उसे उनकी मोहब्बत, केयर और सपोर्ट चाहिए था तो वो लोग जो है वो पत्थर के बने रहे। उसका जो लवर है उसे जो है वो फ़िज़िकल अपनी नीड्स जो है उसके लिए उसको तैयार मिलता है, मगर वो उससे लव नहीं करता। वो कहते हैं कि उसे सच्ची मोहब्बत आज तक नहीं मिल सकी। कमला ने औरत होने के हिस्से से हमेशा ही औरतों को सपोर्ट किया है और वो कहीं ना कहीं औरत को बावफा भी लिखती हैं। वो अपनी पोइट्री में ये बताती नज़र आती है कि एक औरत शादीशुदा या लवर होने के बावजूद किसी दूसरे मर्द की तरफ जो है वो अट्रैक्ट तब होती है जब उसका अपना हस्बैंड या लवर उसको मोहब्बत ना दे। कमला के मुताबिक एक औरत को भी मोहब्बत और जो है वो फ़िज़िकल नीड्स उसकी उतनी ही होती हैं जितने कि एक मर्द की होती हैं। अगर वो मर्द जिसको वो अवेलेबल है वो उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता तो दूसरे मर्द उसको जो है वो दूसरे मर्दों को चूज़ कर लेना चाहिए। लेकिन ऐसा करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के सारे मर्दों की नेचर एक जैसी है। औरत जिस मर्द की तरफ भी टर्न लेगी उसका इख्ताम भी वही होगा जो उस पोम में मौजूद औरत का हुआ है।
पोम के आखिर में मोहब्बत की तलाश में इधर उधर भटकने वाली औरत बिल्कुल कोल्ड और हाफ डेड बन गई। उसकी हालत ऐसी होगी कि अब वो किसी मर्द को काम की नहीं रही। वो जिनके पास भी मोहब्बत लेने गई, उन्होंने इसे जो है वो सेक्सुअली इस्तेमाल किया, हालांकि उसे जो है वो इमोशनल नीड्स की ज़रूरत थी। इसलिए कमला ने ऐसे मर्द को कॉवर्ड कहा है। वो एक रुथलेस वाचर था। वो इसके करीब तभी आता था जब उसे भी फिज़िकल उसकी नीड्स होती थी, तभी वो कमला के करीब आता था। कमला दरअसल मॉडर्न सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ करती है, जिसमें रिलेशनशिप में हमेशा मर्दों की चलती है। ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक बॉस और दूसरे को उसका हर हुक्म मानना पड़ता है। ऐसा पार्टनर अपने दूसरे पार्टनर की इमोशनल नीड्स का ख्याल नहीं रख सकता, जिसकी वजह से इन्हें बहुत ही बुरे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में औरतों को हमेशा ही मेंटली, फिज़िकली और जो है वो इमोशनली सफ़र करना पड़ता है, क्योंकि औरत की हैसियत सिर्फ एक सर्वेंट की होती है और अपना ध्यान बटाने के लिए, दूसरे लफ्ज़ों में खुशियों की तलाश में दूसरे मर्दों की तरफ मुतवज्जह हो जाती है। लेकिन उसका भी उसे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि इन मर्दों में और इसके हस्बैंड में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। वो ख़ुद को मुकम्मल तौर पर इन्हें सबमिट कर देती है कि शायद ऐसे रियल ना मिल जाए, लेकिन उनके पास ऐसे जो है वो उसे एक्सेप्ट करने के लिए जो है वो सवाए इसके कि लस्ट के अलावा और कुछ नहीं होता। अब वुमेन के पास सवाए आंसू बहाने के और कोई रास्ता नहीं बचता। वो सारा एक दिन जो है वो कॉर्पस की तरह बिस्तर पर पड़ी आंसू बहाती रहती है। औरत के गम को राइटर ने बहुत ही अमेजिंग अंदाज में यहाँ जो है वो बयान किया है। बताती है कि इसने जो है वो दूर रहकर अपने इर्द गिर्द आंसुओं की दीवार खड़ी कर ली है और रो रो कर, दूसरे लफ्ज़ों में उसने ख़ुद को अकेला कर लिया है। अब वो ज़िंदगी से बहुत दूर है। वो मेंटली बहुत अनस्टेबल हो जाती है, जिसको कमला ने कोल्ड और हाफ डेड का नाम दिया है। इस पोम को हम कमला का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इसने अपनी एक तरह से आप बीती लिखने की कोशिश की है। इस पोम की अगर समरी की बात करें तो इस पोम के थ्रू दरअसल राइटर मर्दों को क्रिटिसाइज़ कर रही है। ऐसे मर्द कभी भी किसी और से सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकते। ऐसे मर्दों के लिए रिलेशनशिप का मतलब सपोर्ट, केयर और लव नहीं, बल्कि जस्ट सेक्स होता है। वो एक औरत को सिर्फ़ और सिर्फ लस्ट ही दे सकते हैं, और ऐसे रिलेशनशिप जिनकी बुनियाद लस्ट हो, इनमें जो है वो उनमें जो है सामने वाले को सफ़र करना पड़ता है। पोम के आगाज़ में राइटर बताते हैं कि इन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया। उन लोगों से मुराद उस वुमन का शौहर या उसका लवर है, क्योंकि जब उस औरत को अपने शौहर से हकीकी मोहब्बत नहीं मिली तो अपने लवर की तरफ मुतवज्जह होगी। लेकिन उसके लवर और शौहर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं था। वो सब उसे लस्ट तो दे सकते थे, लेकिन उनके पास देने के लिए मोहब्बत नहीं थी। कमला ने ऐसे मर्दों के लिए सेल्फिश और कॉवर्ड का नाम दिया है। उसका शौहर एक रुथलेस वाचर था, जो ना उसे मोहब्बत दे सका और ना सपोर्ट ना केयर। इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी बीवी को उसका केयर, सपोर्ट और लव चाहिए। वो उसके करीब तभी आता था जब उसको फ़िज़िकल नीड्स होती थी उसकी। ये एक ऐसा रिलेशन था जिसमें वो सिर्फ अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखता था। वो अपनी बीवी को पार्टनर नहीं बल्कि एक सर्वेंट समझता था। इस औरत को जब लगा कि उसे मोहब्बत की ज़रूरत है तो उसने लवर बना लिया। ऐसे लवर जिनको जो है वो छाती के बाल अच्छे से बढ़े हुए नहीं थे, यानी कि वो लवर बिल्कुल यंग थे। वो उनके पास अपनी महरूमियों को भूलने गई थी, मोहब्बत लेने गई थी, मगर उन्होंने भी उसे कहा, आई डोंट लव, I can't love. It's not in my nature to love, but I can be kind to you. इन लाइंस के थ्रू राइटर जो है दरअसल मर्दों की साइनिकल नेचर को बयान कर रही है। बताते हैं कि एक मर्द की नेचर ऐसी है कि वो तुमसे बिना इमोशनली अटैच हुए फ़िज़िकल अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है। यहाँ पर आई कैन बी काइंड से मेरा ये है कि फ़िज़िकली तो रिलेशनशिप रख सकता हूँ, मगर रियल लाइफ में वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हर मर्द से फिज़िकली और मेंटली बर्बाद होने के बाद इस वुमन के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो बेहतर है कि वो बिस्तर पर पड़े पड़े रोए जाए और अपने आप को अकेला महसूस करे। नज़म के आगे वाले हिस्से में कमला ने औरत को कभी ना ख़त्म होने वाले गम के बहुत ही उसके जो गम है उसको बहुत ही हैरत अंगेज़ अंदाज में बयान किया है। वो बताती है कि इसने रो रो कर आंसुओं की दीवार अपने इर्द गिर्द खड़ी कर ली है। उसके शौहर ने उसके कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया है। वो हर रोज़ जो है वो ऑफिस जाते हुए कमरे को ताला लगा कर जाता है और शाम को आकर खोलता है। अब वुमन जो मोहब्बत की तलाश में कभी इधर कभी उधर बढ़ती थी, अब वो बंद कमरे में कैद की ज़िंदगी जो है वो गुजार रही है। इसके कमरे में सिर्फ कुछ किताबें हैं। दरवाजे के पास रोशनी की किरण है जो कि उसकी कंपनी देती है, जो कि इसकी दोस्त है। राइटर ने इस रोशनी की किरण को एक येलो कैट से कंपेयर किया है, लेकिन वो औरत इतनी बदकिस्मत है कि उसके दोस्त उसके साथ ज़्यादा अर्सा तक नहीं रहते। जल्दी राइटर जो है वो बताता है कि वो एक दिन नोटिस करती है कि मौसम तब्दीली की वजह से अब वो सनशाइन की कैट सिर्फ एक बारीक सी लाइन है
जिस लाइन का राइटर ने हाफ थिन लाइन का नाम दिया है। जब इसका हस्बैंड वापस आता है तो इवनिंग में देखता है कि इसकी बीवी बहुत ही बुरी हालत में है। ऐसे लगता है जैसे वो कोल्ड या हाफ डेड हो चुकी है। दूसरे लफ्ज़ों में वो औरत अब जो है वो उम्मीद छोड़ चुकी है। उसने ये कबूल कर लिया है कि उसे सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकती, इसलिए अब कोई भी मर्द उसे जो है वो मज़ीद अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस पोएम का अगर हम एनालिसिस की बात करें तो इस पोएम का कमला दास ने इसको एज ए कन्फेशनल पोम के तौर पर लिखा, क्योंकि इस पोम में वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बयान करती हुई नज़र आती हैं। ये उनकी पर्सनल पोएम कहलाती है। इस पोम में वो अपने सेल्फिश हस्बैंड और अपने कॉवर्ड लवर की साइनिकल नेचर को हाईलाइट करने की कोशिश करती हैं। वो बताती हैं कि एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में मैरिज का मतलब है जो है वो जस्ट स्लेवरी है। सोसाइटी में जो है वो मैरिज का मतलब पार्टनरशिप नहीं बल्कि एक स्लेवरी की मिसाल कायम करना है, एक सर्वेंट को हायर करना है जो जिसे वो जस्ट खाना दें या रिहाइश दें। ऐसी शादी में मर्द को औरत की ज़रूरत की फ़िक्र नहीं होती, उसको बस इसकी फ़िक्र होती है कि किस तरह अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करे। वो अपनी बीवी के करीब तब ज़्यादा जब उसे जो है वो फिज़िकल नीड्स होती हैं, और उसे रिलेशनशिप में भी तभी लाता है। और ऐसे रिलेशनशिप जिसकी बुनियाद जस्ट लस्ट हो, उसको जो है वो अपनी लस्ट को सेटिस्फाई करना हो, उसमें किसी एक को हमेशा सफ़र करना पड़ता है, और ये सफ़र ज़्यादातर एक वूमन ही करती है। राइटर इस पोम के थ्रू हमें ये बताती है कि एक रिलेशनशिप में एक औरत मर्द से हमेशा सपोर्ट, लव, केयर की डिमांड करती है, और एक मर्द वो हमेशा उससे एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी सेक्सुअल डिज़ायर को सेटिस्फाई कर सके। और औरत किसी दूसरे मर्द की तरफ जब मुतवज्जह होती है तो इसकी अटेंशन इस मर्द से वो केयर और सपोर्ट लेना ही होती है जो इसे अपने शोर से नहीं मिली। लेकिन यहाँ हर औरत भूल जाती है कि मोस्टली मर्द एक जैसे होते हैं, वो सब जो हैं वो अपने फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए वुमेन को इस्तेमाल करते हैं, और मगर उनको इमोशनली अटैचमेंट नहीं दे सकते। इस पोम के थ्रू दरअसल राइटर अपने सेक्सुअल एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रही है जो उन्होंने अपने शोर और लवर से एक्सपीरियंस किया, लेकिन इस जो है वो एक्सपीरियंस से इन्हें मायूसी हुई। हम ये नहीं कह सकते कि ये कमला ही वाक़या है, क्योंकि हो सकता है ये वाक़या ही फ़िक्शनल करैक्टर हो, लेकिन चूँकि ये एक पर्सनल कन्फेशनल पोम है, और पर्सनल पोम में राइटर ज़्यादातर अपने एक्सपीरियंस को ही डील करता है, और कमला की अपनी पर्सनल लाइफ भी इस पोम की जैसी ही थी, तो हम इस पोम को उनकी आप बीती कह सकते हैं। लेकिन किसी हद तक कमला भी अपने शोर से एक्सपेक्ट करती थी कि वो भी इससे मोहब्बत करे, लेकिन वो एक सेल्फिश और कॉवर्ड इंसान था। इसने कभी उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश नहीं की, इसलिए कमला को दूसरे लवर्स का सहारा लेना पड़ा, लेकिन वो भी बेसूद निकला। इन शॉर्ट इस पोम में जो है वो पर्सोना को अपने किसी भी लवर की सच्ची मोहब्बत नहीं मिल सकी। हालांकि इसके लवर उससे भी जो है वो यंग थे, इतने यंग कि उनकी जो चेस्ट है वहाँ पे बाल तक नहीं थे। राइटर जो है हमें ये बताती नजर आती है कि जब उसके शोहर को उसके अफेयर्स का पता चला तो उसने उसे कमरे में बंद कर दिया, और फिर वो उसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो यूज़ करता था। और यहाँ पर द मर्सल मर्दों के खुले दिल से क्रिटिसाइज़ करती है कि वो उसके अफेयर्स को नोटिस करना, या लेकिन उसकी उदासी, उसके डिप्रेशन, उसको चीज़ों को वो नहीं देख पाया। वो जस्ट अपनी इज़्ज़त, अपनी जो है वक़ार को देख रहा था, और ये नहीं देख रहा था कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे की जो वजह है वो क्या है और उसको कितनी ज़रूरत है। तो अगर वो ख़ुद ही ये सब कुछ कर लेता, उसको लव केयर दे लेता, तो उसको दूसरे मर्दों की तरफ मुतवज्जह होने की ज़रूरत ना पड़ती। यहाँ पर राइटर एक बहुत ही अहम चीज़ जो है वो हमें उसकी तरफ इशारा करते हुए, एक सच्चाई की तरफ इशारा करते नजर आते हैं कि अगर कोई औरत अपने शोहर या लवर से बेवफाई करती है तो इसका ज़िम्मेदार वो खुद होता है। जब पर्सोना को कमरे में बंद कर दिया जाता है तो वो किसी भी चीज़ से सेटिस्फाई नहीं होती। उसके पास एक काम बचता है और वो अपने बिस्तर पड़े रहे, अपनी बदकिस्मती का रोना रोती रहे। राइटर जहाँ पर औरत के गम को आंसुओं की दीवार से कंपेयर करती है, वो बताती है कि इसने जो है वो रो रो कर अपने इर्द गिर्द आंसुओं की दीवार खड़ी कर ली है, और वो दीवारें जो ऐसे हकीकी ज़िंदगी से जो है वो उसे बहुत ज़्यादा दूर कर रही हैं। यहाँ पर राइटर ने पर्सोना को एक प्रिजनर के तौर पर दिखाया, और शादी को वो एक प्रिजन से कंपेयर करती है। राइटर के मुताबिक लवलेस मैरिज इंसान को जो है वो तबाह कर देती है, और इंसान जीते जी मर जाता है। जैसे यहाँ पर पर्सोना की कंडीशन अब कोल्ड और हाफ डेड जैसी हो चुकी है, और उसमें और मुर्दे में कोई फ़र्क नहीं है। जाहिर सी बात है, दोनों ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दूर हैं। पर्सोना के कमरे में बस कुछ किताबें हैं, सनशाइन है जिसे राइटर ने कलर्ड कैट से कंपेयर किया, लेकिन वो इतनी बदकिस्मत है कि वेदर की वजह से वो सनशाइन से भी बहुत ज़्यादा दूर हो गई है, क्योंकि वो सनशाइन जो है वो ख़त्म हो गई है। इस तरह जो है वो थिन, जिस तरह हमारे बाल थिन होते हैं वो वैसे वो थिन हो गई है।
पर्सोना की अपनी हालत ख़राब इतनी ख़राब है कि वो अपनी ज़ाहिरी खूबसूरती को जो है वो खो चुकी है। अब अगर वो फिज़िकली खूबसूरत नहीं है तो किसी के लिए जो है वो सोर्स ऑफ फिज़िकल अटैचमेंट या सोर्स ऑफ फिज़िकल अटेंशन का ज़रिया नहीं बन सकती। इसलिए वो अब ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट नहीं है बल्कि एक जीता जाता मुर्दा है। थीम्स की अगर बात करें तो इस पोम में जो सबसे पहला थीम हमें नजर आता है वो साइनिकल नेचर ऑफ मैन है। इस पोम में राइटर हमेशा की तरह मर्दों को ही क्रिटिसाइज करती है। राइटर यहाँ पर मर्दों की साइनिकल नेचर के बारे में बताती है कि एक मर्द आपसे जस्ट फिजिकल नीड्स के लिए जो है वो आपसे बात कर सकता है मगर आपसे सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकता। एक मर्द के अंदर ये सलाहियत पाई जाती है कि वो बिना आपसे अटैच हुए आपसे फिजिकल प्लेयर हासिल कर सकता है। राइटर की अपनी पर्सनल लाइफ कुछ ऐसी थी, ना उन्हें इनके शोहर से मोहब्बत मिली, ना अपने लव जो बर्ड से उनसे मोहब्बत मिली। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर आने वाले मर्द से मोहब्बत एक्सपेक्ट किया मगर उनको हमेशा ही डिसअपॉइंटमेंट मिली। वो बताते हैं कि अगर मर्द उतना बेहिस्सा है कि वो अपने आप को अंदर डिप्रेशन और ये सारी चीज़ें उसकी देखता तो वो उस लव मिसयूज़ करता, लेकिन मर्द जो है वो इतना बेहिस्सा है कि वो जस्ट उसको औरत को एज ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट ही डील करता है। इस पोम में पर्सोना को इसके शोहर की बेइज्जती की वजह से ज़िंदगी में जो है वो क्या करना पड़ा, अपने आप को डेड और जीते जागते उसको एज ए मुर्दे की तरह डेड बॉडी की तरह फील करना पड़ा। द नेक्स्ट थीम इन दिस पोम इज़ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लवलेस मैरिज। राइटर हमें ये बताते हैं कि किस तरह एक लवलेस मैरिज इंसान को बर्बाद कर सकती है। शादी का मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना होता है। इसमें दोनों की एक दूसरे की ज़रूरत का ख्याल रखना होता है। एक दूसरे को हमेशा हर तरह से सपोर्ट करते रहना चाहिए, वो फिज़िकली हो मेंटली हो। लेकिन अगर किसी की शादी में ये सब मौजूद ना हो तो दोनों में जो है वो कोई एक शख्स जो है वो बर्बाद हो जाता है। इस पोम में पर्सोना अपने शोहर की वजह से बर्बाद हो जाती है। इसके शोहर को इसकी कोई फ़िक्र नहीं होती। इसे इस बात की फ़िक्र नहीं है कि वो मेंटली और फिज़िकली बहुत ही वीक हो चुकी है और अब इसको इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जब जो है वो अपनी फ़िज़िकल नीड्स होती है वो उसको पूरा कर लेता था। इस किस्म की शादी ज़्यादातर जो है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में की जाती है क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी में मर्द और औरत में जो है वो निफाज पाया जाता है और ऐसे माशरे में शादी का मतलब पार्टनर का असूल नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट का असूल होता है। द नेक्स्ट थीम हमें जो नज़र आता है वो डिफरेंस बिटवीन लव एंड लस्ट होता है। इस पोम के थ्रू राइटर हमें लस्ट और लव में डिफरेंस बता रही है। लव से हमें जहनी जो है और जिस्मानी सुकून मिलता है जबकि लस्ट हमें तबाह कर देती है और एक ऐसा रिलेशनशिप जिसकी बुनियाद लस्ट हो इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत बुरा होता है क्योंकि एक ऐसा इंसान जो सामने वाले इंसान को सिर्फ अपने लस्ट की जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए इस्तेमाल करे, इससे बात से उसे कोई फ़र्क ना पड़े कि वो इंसान खुश है या नहीं। जिसके जैसे कि इस पोम में जो पर्सन है उसके शोहर को इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि वो मेंटली जो है वो बहुत डिस्टर्ब है, इसे इस बात की फ़िक्र नहीं है और वो अपनी लस्ट को जो है वो सेटिस्फाई करने के लिए उसके साथ है और इसकी इस लापरवाही की वजह से वो जो है वो पर्सोना जो है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद हो चुकी थी। तो ओवरऑल ये थीम थे इस फॉर्म के अंदर जिसमें हमें कमला दास जो है मर्दों को क्रिटिसाइज़ करते हुए नज़र आती है और ज़िंदगी के मकसद से हटकर मर्दों का बस एक ही मकसद रह गया उसके बारे में बताती हुई नज़र आती है और वुमेन को उसने एज अ मिज़रेबल कंडीशन में बताया होता है जिसे जो है वो स्पोर्ट्स चाहिए, लव चाहिए और वो खुद भी वुमेन के लिए जो है आवाज़ उठाती नज़र आती है। लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें इस पोएम के अंदर तो इस पोएम में राइटर ने इमेजरी का इस्तेमाल किया है पोइट्स के लवर को क्रिटिसाइज करने के लिए। द इमेजरी ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ हेयर्स ऑन मैन चेस्ट एंड स्मेल, इस पर पोइट्स ने इमेजरी का इस्तेमाल किया अपने लवर्स की खुसूसियात बताने के लिए। पोइट्स यहाँ पर्सोना को जब उसके हस्बैंड की सपोर्ट नहीं मिलती तो वो बहुत ही जो है वो यंग लवर की तरफ मतवज्जो रहती है और लवर जो उम्र में उससे छोटे होते हैं जिनकी चेस्ट पर अभी तक बाल नहीं थे, ग्रोथ तो उनकी मुकम्मल नहीं हुई थी वो और जिनकी जिस्म की खुशबू जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें भी अभी ग्रो होना था। पोइट्स ने इमेजरी का इस्तेमाल करते हुए लवर्स को कम उम्र को जो है वो हाईलाइट करने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो हमें लिटरेरी डिवाइस नज़र आती है वो पर्सोनिफिकेशन है। पर्सोनिफिकेशन बता देता है किसी बेजान चीज़ को जानदार बनाकर जानदार जैसी खुसूसियात देना और उसे जानदार बनाकर पेश करना। इस पोम में राइटर ने इस डिवाइस का भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। यहाँ पर वो एक जो है वो शाइन को येलो कैट से पर्सोनीफाई करती है। शायद वो ऐसा इसलिए करती है, बताना चाहती है क्योंकि सिर्फ सनशाइन यानी उस किताबों के अलावा ही उसकी कंपेनियन है क्योंकि उस कमरे में जिसको उसको कैद किया जाता है वहाँ पे जस्ट सनशाइन थी जो उसके पास होती थी और किताबें थी, वो उसके लिए उम्मीद की एक किरण थी, लेकिन वो भी आहिस्ता आहिस्ता मौसम के बदलने की वजह से गायब हो जाती है।
हम इस सनशाइन को लाइफ के लिए तो ज़्यादा जो है वो बेहतर महसूस करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं पर्सोना ज़िंदगी से बिल्कुल दूर होती जा रही थी, अब वो मुकम्मल तौर पर लाइफलेस बन चुकी थी। तो ओवरऑल जो है ये इस पोम की जो है वो लिटरेरी डिवाइसेस थी जिसे इस पोम के अंदर इस्तेमाल किया गया था। इस पोम के अंदर हमने थीम्स को डिस्कस किया, एनालिसिस को डिस्कस किया, समरी को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ हमको ये वीडियो पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।